वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्टडी ग्रुप और मैं आपका अपना भाई। बच्चों, इस वीडियो के अंदर अगर तुम बोर्ड एग्जाम की टेंशन में हो, बिल्कुल छोड़ दो टेंशन। मैं लेके आया हूँ हर चैप्टर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों ये कह रहा है तुमसे कि प्रूव करके दिखाओ ये एक इरेशनल नंबर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे ज्यादा जरूरी होता है लिखने का मेथड। तो बच्चों सबसे पहले लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहली लाइन तुम ये लिखोगे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अब देन कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है प्यारे बच्चों? P/Q की फॉर्म में। और यहां पर P और Q इंटीजर्स हैं। और ये बात जरूर लिख देना कि Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इसमें दो तरीके के नंबर दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, रेशनल और इरेशनल। तो मैं क्या करूंगा, ये एक रेशनल नंबर है बेटा, तो रेशनल वाले नंबर रेशनल की तरफ कर दूंगा और इरेशनल को एक तरफ बचा लूंगा। प्लस का 3 इधर जाएगा तो बच्चों किसका हो जाएगा? माइनस का। गौर से समझना, 2√5 इक्वल में एलसीएम Q आएगा तो P - 3Q। इतना क्लियर है? 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। प्यारे बच्चों चेक करो, ये आ गया। अब गौर से समझो, √5 एक रेशनल नंबर है और ये पूरा एक रेशनल नंबर है। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों? हियर √5 इज एन irrational number but P - 3Q upon 2Q is a rational number, और सभी बच्चे जानते हैं एन irrational number does not equal to rational number and an irrational number does not इक्वल टू, बेटा ये लिखना पड़ता है हमें, इक्वल टू अ रेशनल नंबर। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर ये हम सभी बात जानते हैं कि एक रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है? आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। अब ये कौन से फैक्ट को चुनौती देता है? दैट कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल। इसका मतलब हमने जो लेट किया था कि रेशनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कंट्राडिक्ट हो गया, मतलब ये जस्ट अपोजिट हो गया बेटा। द फैक्ट इज अ रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी अजम्पशन क्या हो गई बच्चों? गलत हो गई। भाई ये बकवास बहुत लिखनी होती है, लेकिन इसके भी अपने नंबर हैं। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, therefore कौन सा नंबर? 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं वो सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। ध्यान से समझना भाई, समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करो। देखो भाई, तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट √5 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले सेम लाइन, लेट √2 + √5 इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले बच्चों ये लाइन लिखनी है तुम्हें। रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया, और रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं बच्चों? P/Q या फिर A/B की फॉर्म में। और यहां पर Q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। P और Q इंटीजर्स है। दूसरी बात, अब देखो बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इधर रेशनल था, इधर भी रेशनल था, तो रेशनल को रेशनल की तरफ ले गया, लेकिन ये दोनों इरेशनल है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर धमाकेदार हैं, फुल मार्क्स दिला के जाएंगे एग्जाम में तुमको बच्चों। तो देखो भाई, किसी एक नंबर को उधर ट्रांसफर कर दो, है तो इरेशनल पर फिर भी एक नंबर को करना होगा, किसी एक को। चलो मैं √2 को कर देता हूं उधर, तो √5, तुम लोग √5 भी ट्रांसफर कर सकते हो उधर। उसके बाद अंडरवुड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो √5 का स्क्वायर p अपॉन क्यू माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2ab। चेक कर लो। अब बच्चों इसमें जितने भी इरेशनल नंबर है और जितने भी रेशनल है उन्हें एक तरफ कर लो। देखो ये रेशनल, ये रेशनल, ये रेशनल, और बच्चों ये पूरा नंबर √2 की वजह से इरेशनल। अब एक काम करते हैं, इरेशनल को एक तरफ ले आता हूं, मैं इसको उधर ले आता हूं। तो 2 √2 p अपॉन क्यू, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का। तो बच्चों 2 √2 p अपॉन क्यू, p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और ये -3। अब देखो मैंने जो पिछले क्वेश्चन में लिखा था लास्ट में, मैं बताता हूं कैसे इसको शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता कि इतना लंबा लिखना हो। मैं बताता हूं बच्चों, ये लास्ट में जो लिखा होता है ऐसे क्वेश्चंस पे उसको शॉर्ट में कैसे लिखें। देखो ये इरेशनल है बेटा, ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो यहां लिख देना बच्चों इरेशनल नंबर, और बच्चों ये रेशनल। एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुम्हें इसकी पूरी समझ है। इरेशनल रेशनल, बट मैं क्या लिखूंगा यहां पर, बट एन इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। बस शॉर्ट में लिखना बता दिया बच्चों, खुश हो ना? ओके। अब देखो एन इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, देन इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कौन से फैक्ट को कंट्राडिक्ट करता है कि ये नंबर रेशनल है, दैट √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल। भाई ये इसको चुनौती करता है, तो इसका मतलब ये हमने क्या लेट किया था, रेशनल, सॉरी रेशनल लेट किया था, तो इसका मतलब हम गलत हो गए। आर अजम्पशन इज रॉन्ग, आर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने जो लेट किया था वो गलत हो गया, हमने लेट किया था इरेशनल है, तो हम गलत हो गए बेटा। तो हमें क्या लिखना होगा, देयरफॉर, भाई फुल मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से लिखने के। √2 प्लस √5 इज एन इरेशनल। चेक कर लो। तो बच्चों बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन वीडियो से बाहर नहीं जाने दूंगा, ये भाई की गारंटी है बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मैं ये कह क्या रहा हूँ भाई, सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, कोई ना कोई इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन को हल्के में मत समझ लेना बच्चों, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्यारे बच्चों √3 की जगह √5 आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, तो मैं बताऊंगा तुम्हें इस सॉल्यूशन तो बिल्कुल सेम यही लिखना है, लेकिन कहां क्या बदलाव करना है मैं अभी बता दूंगा बच्चों। तो सबसे पहले लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। बेटे यहां पे एक बात लिखनी है तुम्हें, क्योंकि यहां पे एक सिंगल इरेशनल को रेशनल लेट किया हमने, और क्वेश्चनों में रेशनल के साथ इरेशनल था या फिर इरेशनल के साथ इरेशनल था, तो वहां पे हम सीधे लिख देते p अपॉन क्यू, और q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों अगर सिंगल इरेशनल नंबर प्रूव करना है कोई, जैसे √3, √2, √5, √7, तो वहां पर तुम्हें p और q को कोप्राइम लेट करना ही होगा। कोप्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 आता है, दैट इज एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, इतना क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3q इक्वल में p, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सीधे स्टेप देख लीजिए बेटा, एक नंबर नहीं काट पाएगा एग्जामिनर, स्क्वायरिंग कर दीजिए, 3q स्क्वायर इक्वल में p स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं तुम्हें एक बात पूछूं कि मैंने लिखा है 15 के फैक्टर 3 × 5, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं 3 डिवाइड्स 15 या फिर 5 डिवाइड्स 15, सेम ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, विच इज इंप्लाइज दैट तुम लिखोगे 3 डिवाइड्स p स्क्वायर बच्चों। और जब 3p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 p को भी डिवाइड करेगा। प्यारे बच्चों ध्यान रखना ये बात, 3p को भी डिवाइड करेगा। अब 3p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ टाइम्स डिवाइड करेगा, तो हम क्या करेंगे भाई, पुट p इज इक्वल टू 3r, और r क्या है, इंटीजर। r क्या है बच्चों, इंटीजर, इसे बिलोंग्स टू बोलते हैं बेटा, r बिलोंग्स टू इंटीजर।
अब प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना, तो P इज इक्वल टू 3R, सेम वही हम कहां पुट कर देंगे यहां पर, तो हमें मिलने वाला है भाई 3Q² इज इक्वल टू P की जगह 3R। क्लियर हो रहा है? अब 3Q² इज इक्वल टू 9R², 3 से 3 टाइम्स, तो Q² इज इक्वल टू आ गया 3R²। तो बच्चों सेम इसी जैसी कंडीशन बन रही है। यहां पर हमने लिखा था 3 डिवाइड्स P², यहां लिखूंगा मैं 3 डिवाइड्स Q²। चेक कर लो, 3 डिवाइड्स Q²। अगर 3Q² को डिवाइड कर रहा है तो 3Q को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। करेगा ना बच्चों? बिल्कुल करेगा। अगर 3 का डिवाइड 9 में जा रहा है तो 3 का डिवाइड 9 के स्क्वायर रूट 3 में भी जाएगा। अगर 3 का डिवाइड 81 में जा रहा है तो 3 का डिवाइड 81 के स्क्वायर रूट 9 में भी जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो बच्चों। अब देखो, ध्यान से देखो, 3 यहां पर P को भी डिवाइड कर रहा है, कहां है? ये रहा। और 3 यहां पर Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो तुम लिखोगे बेटा हियर 3 डिवाइड्स बोथ P एंड Q, बट क्या लिखोगे? P एंड Q आर को प्राइम। भाई को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 होता है, मतलब वो किसी एक ही टेबल से डिवाइड नहीं होते, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है हमेशा। लेकिन 3 यहां पर दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ P और Q का कॉमन फैक्टर 3 है, जो कि हमारी क्या हुआ, जो हमने लेट किया था उसके जस्ट अपोजिट है। हमने लेट किया था P और Q को प्राइम है, और ये तो गड़बड़ हो गई। तो तुम क्या लिखोगे? देन आर अजम्पशन इज रॉन्ग। बच्चों क्लियर हो रहा है? नंबर सीधे मिलने एग्जाम में सीधे आते हैं बच्चों क्वेश्चन। ये आर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। चेक कर लो, एक नंबर नहीं कटने देगा तुम्हारा भाई। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, इस वीडियो को देखकर ही वो अपना एग्जाम पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा रहता है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है। लास्ट ईयर अगर देखोगे तो पूछा गया था 6 की पावर n, 6 और ये क्वेश्चन है 12 और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2020 में पूछा जा चुका है। तो वो ये कह रहा है चेक वेदर 12 कैन एंड विद 0। चेक करो क्या 12 0 पर एंड हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, इस नंबर के फैक्टर 2 × 2 × 3। उसके बाद तुम देखो, ध्यान से देखो, क्या इसके फैक्टर में 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। अब मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने लिखा है बेटा सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12 बट एनी नंबर कैन एंड विद 0 if that number has factors are in the form। भाई ये लिखना होगा तुम लोगों को बच्चों, क्योंकि 2 मार्क्स होते हैं, एटलीस्ट इसके 2 नंबर होते हैं, तो ये लैंग्वेज लिखनी होती है बच्चों। तो एनी नंबर कैन एंड विद 0 इफ दैट नंबर हैज फैक्टर्स आर इन द फॉर्म 2m इंटू 5n। मतलब 2 कितनी भी बार आ रहा हो, लेकिन 2 और 5 का होना जरूरी है। इसके अलावा कोई और हो चलेगा, लेकिन इनका होना जरूरी है। लेकिन यहां पर 5 नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं बेटा देयरफॉर 12n कैन नेवर एंड विद 0। बस इतना लिखना है, 2 मार्क्स कंफर्म है बच्चों। ये वर्ड प्रॉब्लम है जो फर्स्ट चैप्टर से बनते ही बनते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF। ये क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि एलसीएम जो है 2 नंबर का वो HCF का 9 टाइम्स है। द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 500। फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF बताइए बच्चों। तो ध्यान से समझना बेटा ये क्या बोला गया है। 2 नंबर्स का एलसीएम 9 टाइम्स है देयर HCF का, उनके HCF का 9 टाइम्स है। ठीक, आगे बोला गया बच्चों द सम ऑफ एलसीएम एंड HCF इज 500। फाइंड द HCF। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तुम लेट करो, लेट कर लेता हूं मैं, लेट द सम ऑफ, करा ना,
देखो बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम है ये, जो फर्स्ट चैप्टर से इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों सबसे पहले मैंने देखा है यहाँ एलसीएम का रिलेशन एचसीएफ से है, तो मैंने एचसीएफ को लेट कर रखा है x, तो एलसीएम हो जाएगा 9x। अब उसने बोला है कि दोनों का सम 500 है, तो बच्चों अकॉर्डिंग द कंडीशन मैं दोनों का सम लिख दूंगा 500। ये कितना बच्चों 10x, 0 से 0 कैंसिल आउट, x का वैल्यू 50। प्यारे बच्चों चेक करना, एचसीएफ x है और x का वैल्यू कितना आ रहा है 50, तो एचसीएफ आ गया हमारा 50। क्लियर है। मैंने दो वर्ड प्रॉब्लम एक साथ लिख रखे हैं, बहुत ध्यान से देखना, बड़े प्यारे वर्ड प्रॉब्लम है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 9 and 360, वन नंबर अदर नंबर बताना है, सेकेंड नंबर बताना है। भाई सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए। कौन सा फॉर्मूला होता है? अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर। बच्चों ये फॉर्मूला बड़ा काम का है बेटा, वैसे ही जनरल फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इससे कुछ भी पूछे, एचसीएफ पूछे तो निकल आएगा, एलसीएम पूछे तो निकल आएगा, और अदर नंबर पूछे तो निकल आएगा। बस ये देखना है कि तुम्हें क्या क्या गिवन है। तो मैंने देखा मुझे एचसीएफ एलसीएम फर्स्ट नंबर गिवन है, अदर नंबर बताना है, तो मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूं। एचसीएफ कितना है बच्चों 9, एलसीएम 360, और बच्चों फर्स्ट नंबर 45, 9 से 5 टाइम्स और 5 से इसे कट करो, आंसर आ गया 72। तो ये फॉर्मूला बड़े काम का है बच्चों, इसको याद कर लेना, लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये नंबर लिखता हूं मैं एनो, एनो का मतलब नो मत समझ लेना, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बच्चों नंबर। दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लीविंग रिमाइंडर्स 4, 5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। बेटा क्वेश्चन बहुत काम का है भाई, तगड़ा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि 445, 572, 699 को किसी बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड देने पर ये रिमाइंडर बचता है। बेटा ऐसे क्वेश्चनों में एचसीएफ लेते हैं। वो ये साफ साफ कह रहा है कि कोई बड़े से बड़ा नंबर है जिससे इनमें डिवाइड दिया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ। और अगर जो नंबर दिए होते हैं उनसे किसी में डिवाइड दिया जा रहा हो, मिनिमम नंबर कहे, तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, और यहां पर लेंगे बच्चों एचसीएफ। लेकिन यहां पर रिमाइंडर बच रहा है, तो रिमाइंडर देता है ना बच्चों, तो सबसे पहले उन रिमाइंडर को माइनस कर लिया करो। इसमें से 4, नेक्स्ट 572 में से 5, और बच्चों 699 में से कितना माइनस कर दो 6, कितना बचा बेटा 441, यहां पर 12 में से 5 7, और ये बचेगा बच्चों 567, और यहां पर बच्चों 693। क्लियर है भाई, यही बचेगा ना। ओके, अब ये जो नंबर आ रहे हैं तीनों, इन तीनों का तुम्हें लेना होगा एचसीएफ। और एचसीएफ चाहे तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ या फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, किसी से भी ले सकते हो। चलो भाई मैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा देता हूं। 441 का अलग करूंगा, 567 का अलग, और प्यारे बच्चों 693 का अलग से फैक्टर करूंगा। प्राइम फैक्टर करेंगे। ये किससे जा रहा है भाई 3 से जा रहा है, और ये कितना 3 बन जा 3, कितना हो जाएगा बेटा 3 4 जा 12, और इधर 3 7 जा 21, और 3 से 3 4 जा 12, 3 9 जा 7 से, तो भाई 441 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखना बच्चों 7 7। अब 567 ये भी 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 2 बचा 26, 3 8 जा 3 9 जा, बेटा फिर से 3 से जा रहा है 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर से 3 से जा रहा है 21, 3 से 7, 7 से 1। तो बच्चों 567 के फैक्टर्स आ रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 693। ये भी बच्चों 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 3 3 जा 3 1 जा। क्लियर है भाई, फिर से 3 से जा रहा है, चेक करो 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21। क्लियर है बच्चों, 7 से 11 टाइम्स, 11 से 1 टाइम्स, तो 693 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 7 इंटू 11।
अब बच्चों मैंने क्या बताया था, HCF लेना है। वो HCF के लिए तीनों के जो फैक्टर आ रहे हैं उनमें देखा जाएगा कॉमन। तो तीनों में देखो कॉमन 3 आ रहा है। साइड में लिखता हूं बच्चों में रिक्वायर्ड नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए बच्चों में क्या करूंगा, कॉमन लूंगा। तीनों में 3, एक और 3 आ रहा है तीनों में। और बच्चों यहां 3 है नहीं है, और भाई तीनों में 7 आ रहा है, चेक कर लो तीनों में 7 आ रहा है। तो आंसर आ गया बच्चों 63। तो 63 वो नंबर है बड़े से बड़ा जिनसे इन तीनों में डिवाइड देने पर ये तीनों रिमाइंडर बचेंगे अलग अलग। तो क्लियर हो गया बच्चों। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले रिमाइंडर को माइनस कर लो, माइनस करके जो आंसर आए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF ले लो, वही फाइनल आंसर। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पॉलिनोमियल का बच्चों। इफ 1 0 ऑफ इज 7 टाइम्स द अदर 0, तो k का वैल्यू बताओ। ये कह रहा है बच्चों अगर इस पॉलिनोमियल का एक 0 दूसरे 0 का 7 टाइम्स है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहां पे मैं लेट कर लेता हूं, लेट 2 zeros आर अल्फा एंड 7 अल्फा, क्योंकि वो एक दूसरे का क्या है 7 टाइम्स। तो मैंने लेट कर लिया बेटा अल्फा और 7 अल्फा। सबसे पहले यहां पर पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, मैं उसको लेट कर लेता हूं px। यहाँ लेट तो पहले लिख दिया, मैं इसको px लेट कर लेना है बेटा। 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद मैं अगर यहाँ वैल्यू लिखूं, हेयर a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू 2k प्लस 1। ये मैंने कंपैरिजन कर दी बच्चों किससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। तो abc का वैल्यू आ गया। अब मैं लिखूंगा यहां पर सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है बेटा -b/a और अल्फा प्लस 7 अल्फा। b का वैल्यू बच्चों -8, a का वैल्यू 3, कितना हो गया 8 अल्फा। तो बच्चों ये हो जाएगा 8/3। तो अल्फा का वैल्यू आ गया 1/3, लेकिन हमें तो k का वैल्यू निकालना है। तो अब एक काम और बचा है, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है बच्चों c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों का प्रोडक्ट कर दो, अल्फा इंटू 7 अल्फा। सी का वैल्यू 2k प्लस 1, ए का वैल्यू बोलो 3। तो बच्चों ये हो जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर 2k प्लस 1 अपॉन में 3। 7 अल्फा की वैल्यू 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 इक्वल में 2k प्लस 1/3। 3 से इसे कैंसिल आउट कर दीजिए 3 टाइम्स। तो बच्चों ये बच्चा 7/3 इक्वल में 2k प्लस 1। प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का इधर कर देता हूं, वही इक्वल में 2k। एलसीएम आएगा 3, तो 7 - 3 चेक कर लो। तो ये आ गया बच्चों 4/3 2k। 2 से 2 टाइम्स, तो k का वैल्यू आ गया 2/3। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए पॉलिनोमियल से बच्चों ऐसे ही सॉल्व करना है। सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूले पता होना चाहिए। बहुत आसान है। ये भी पॉलिनोमियल से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। CBQ मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो तुम जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोस अल्फा एंड बीटा। बच्चों ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस अल्फा बीटा है। फिर तुम्हें नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। एक दूसरी पॉलिनोमियल बतानी है क्वाड्रेटिक जिसकी जीरोस है 3 अल्फा एंड 3 बीटा। तो बच्चों सबसे पहले तुम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखो, लेट कर लो इसको px 2x² माइनस 3x प्लस 1। उसके बाद इसके जीरोस है अल्फा बीटा। तो बच्चों मैं लिखूंगा सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a। तो प्यारे बच्चों यहां पर हेयर a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 1। ये कंपैरिजन की जाती है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c से। तो देखो b का वैल्यू -3, a का 2, तो 3/2। अब लिखूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा c/a। चेक कर लो। अब बच्चों अब मैं लिखूंगा नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 3 अल्फा और 3 बीटा है। तो वो हो जाएगी बच्चों x² माइनस सम ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला होता है भाई, भूलना मत इसको। सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
सारी टेंशन खत्म कर दी है बच्चों इस वीडियो के अंदर। जो बच्चा इन सारी क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लेगा, ये मेरी गारंटी है, उसके पेपर में जो भी क्वेश्चन आने जा रहे हैं भाई इन्हीं से आने जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन को इधर उधर देख के मत समझ लेना, सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो देखो अच्छी तरह समझ में आ गया भाई, लाइक करना ना भूलो भाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा 3 3 जा 9 अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा की 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया बच्चों 9x/2 और प्लस 9/2। ये क्या हो गया फाइनल आंसर। कोई जरूरत नहीं है एलसीएम वगैरह लेने की, यहां तक छोड़ सकते हो। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि एक पॉलिनोमियल दी जाएगी जिसके जीरोस दे देगा अल्फा बीटा, तो वहां से ये निकालना बेटा सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके बाद तुमसे कहेगा कि एक दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस वो तुम्हें दे के चलेगा, तो वहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा तुम्हें, और फॉर्मूला अप्लाई करके वहां ये वैल्यू यूज होनी है, सीधे वैल्यू पुट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी क्वेश्चन और ले रखा है मैंने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में ये क्वेश्चन बन चुका है। तो देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस इस पॉलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसके जीरोस लेट कर लिया अल्फा बीटा, किस पॉलिनोमियल के बेटा एफ एक्स के। अब देखो मैंने एफ एक्स लिख लिया, उसके बाद बच्चों नाउ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस b/a होता है, उसके बाद लिखूंगा मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल है भाई अल्फा बीटा के। अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल 1/बीटा। तो बच्चों अब मैं लिखूंगा यहां पर नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो क्या लिखोगे बच्चों तुम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो बच्चों अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस है 1/अल्फा और 1/बीटा। तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब बच्चों वैल्यू पुट करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस इनका एलसीएम लो अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, और बच्चों इधर 1/अल्फा बीटा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, मैं इसको इधर लिख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस b/a अपॉन प्रोडक्ट यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू c/a इंटू में x और प्लस 1/अल्फा बीटा, तो c/a। चेक कर लो, b से b कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा b/cx और बच्चों a/c। ये हो गया फाइनल आंसर। जरूरी नहीं है कि तुम उसका एलसीएम लेके आगे बढ़ो, इतना लीव कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे बच्चों। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और भाई इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि अल्फा बीटा अगर इस पॉलिनोमियल के जीरोस है तो इसकी वैल्यू बताओ। मैं इससे पहले एक बात क्लियर कर दूं बच्चों, अगर किसी में तुमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है तो तुम लोग इस फॉर्मूले को यूज करोगे। बच्चों ये फॉर्मूले जरूर नोट कर लेना और याद करके जाना, लर्न करके जाना, ये बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं। अगर तुमसे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछा जा रहा है तो तुम लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा, और अगर तुमसे अल्फा माइनस बीटा पूछा जा रहा है तो तुम लिखोगे अंडररूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तीन फॉर्मूले बहुत काम के इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। तो प्यारे बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अगर हम वैल्यू निकालें हियर, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू आएगा यहां से -5
और सी का आएगा -2। क्लियर है? अब हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, -5 और ए का वैल्यू 3, तो ये आ गया बच्चों 5/3। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी अपॉन ए, -2/3। क्लियर है बच्चों? यहां तक आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कह रहा है? वैल्यू पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसको लिखो, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, एलसीएम अल्फा बीटा। तो अल्फा का अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब, बीटा का बीटा स्क्वायर से बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन गया। चेक करो, मैच कर रहा है फॉर्मूला। पुट कर दो बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा। भाई एक मिस हो गई बात, बिल्कुल करेक्ट बेटा। ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और आता है, तो सॉरी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना बच्चों, केवल फॉर्मूला याद रखना है और तुरंत वैल्यू पुट कर दो। और यहां पर ये आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी जाएगी, अल्फा बीटा की रख दी जाएगी, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस कैलकुलेशन को बेटा मैं इधर की तरफ करता हूं, थोड़ा ध्यान देना। तो बच्चों इस पार्ट को मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो देखो ये तो इक्वल चल ही रहा है इसकी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 5/3 का क्यूब 125/27 माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों -2/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/3। क्लियर है? 3 से 3 कैंसिल आउट और अपॉन में अल्फा बीटा, यानी इसकी वैल्यू 5/3। चेक करो, अब देखो 125/27 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 10/3 और 5/3। एलसीएम आएगा ऊपर 27 बच्चों। मैं इसको इधर लिख रहा हूं भाई, यहां से थोड़ी बाउंड्री तोड़ देता हूं बेटा। चलो ये तोड़ के इधर जा रहा हूं मैं। देखो भाई एलसीएम आएगा ऊपर 27, इधर 125, 3 से 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में कितना चल रहा है 5/3, 3 से 9 टाइम्स, ये इधर आ जाएगा। प्लस करो 5, 12 और 9 21 और ये हो जाएगा 45। 5 से काटो, 5 4 जा 5 3 जा, 5 से 9 टाइम्स, तो आंसर आ गया 43/9। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है बेटा। अगर वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पूछी जाए तो इस फॉर्मूले से हटा देना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की जैसा कि इसमें पूछी गई थी तो मैंने ये फॉर्मूला पुट कर दिया बच्चों। और अगर इसकी पूछी जाए तो ये फॉर्मूला भूलना मत, बस इन्हीं फॉर्मूलों से इस तरीके के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन 101% एग्जाम में बनते ही बनते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें x और y का वैल्यू बताना है तुम्हें, और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान से देखो बच्चों, इन क्वेश्चनों में जो तुम देख रहे हो x और y का जो कोफिशिएंट है वो बहुत बड़ा है। तो तुम ऐसे क्वेश्चंस में मैं बताता हूं बेटा, एक खासियत क्या है इसकी, जो x का कोफिशिएंट है 152 वो y का कोफिशिएंट है, और यहाँ जो y का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, यानी ये समथिंग समथिंग उलट पुलट फैमिली से है। मैंने इसका नाम लिखा है बच्चों उलट पुलट फैमिली। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम लोग क्या करना, सबसे पहले इक्वेशन लिखना, नाम दे दिया फर्स्ट और सेकंड, एक बार दोनों इक्वेशन को प्लस करना है ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बच्चों मैंने दोनों को प्लस किया, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने इसको इससे प्लस कर दिया और इसको इससे प्लस कर दिया और इक्वल में इन दोनों को प्लस कर दिया, -226 कॉमन ले लिया, डिवाइड दिया, एक इक्वेशन बन गई थर्ड। उसके बाद इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे सामने है बच्चों। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके साइन क्या होते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं। तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस से प्लस। तो देखो बच्चों, तो सॉल्व करने पर ये दोनों प्लस कर दिए, इधर ये प्लस और ये बच्चों इसमें से इसको माइनस कर दिया, कॉमन लिया, दिस, एक और इक्वेशन बन गई। फिर ये दो इक्वेशन तुम्हें जो मिलती हैं थर्ड और फोर्थ, इन दोनों को मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, हालांकि एलिमिनेशन तो यहां भी था। तो देखो बच्चों मैंने दोनों को ऐड कर दिया, y से y कैंसिल, x आ गया, x का वैल्यू थर्ड में रख दिया, y आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए इक्वेशन सॉल्यूशन वाला और उसमें कोफिशिएंट बहुत बड़े हैं और रिलेशन ऐसा है, तो बच्चों एक बार प्लस करो एक बार माइनस, तो जो नई इक्वेशन मिलती है उनको फिर से प्लस या माइनस कर दो, आंसर्स आ जाएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम बनने के पूरे चांस होते हैं। प्यारे बच्चों मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिख रखा है, एज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। वो ये कह रहा है बेटा पिताजी की एज अपने बेटे से
3 गुना है, वो भी कितना 3 ईयर्स मोर देन, 3 गुने से 3 ज्यादा है, 3 टाइम्स से 3 ईयर्स ज्यादा है। 3 ईयर्स हैंस, हैंस मतलब आफ्टर, बाद में बेटा। फादर्स एज will be 10 years more than twice the age of son, determine the present age। तो प्यारे बच्चों, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले लास्ट वाली लाइन पे जाओ। अगर तुम्हें क्वेश्चन की शुरुआत करनी है तो उसने पूछा है उन दोनों की एज, तो मैं लेट कर लेता हूं बेटा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी एक्स एंड वाई। क्लियर है मेरे बच्चों? देखो भाई, अब देखो अकॉर्डिंग द कंडीशन, तो बेटा ये यहां पे लिख सकते हो तुम, गिवन कंडीशन। क्या गिवन है कंडीशन बेटा? फर्स्ट में द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की जो प्रेजेंट एज है, जो मैंने एक्सलेट की है बेटा, तो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे की 3 टाइम्स है, 3y, और 3 ईयर्स मोर है, मोर के लिए प्लस 3y को उधर ले आइए। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान होते हैं बेटा, वेरी वेरी इजी। और आगे पढ़ो, 3 ईयर्स हैंस, तो यहां लिखोगे बच्चों 3 ईयर्स हैंस या आफ्टर 3 ईयर्स। तो प्यारी बच्चों ध्यान से समझना, 3 साल बाद फादर्स एज, अब देखो अभी पिताजी कितने के हैं, x ईयर्स की, 3 साल बाद x + 3, और बेटा भी कितना हो जाएगा y + 3। अब ये देखो रिलेशन क्या दे रहा है, फादर्स एज कितना ज्यादा भाई, 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो बेटे की एज का ट्वाइस, और इससे कितना मोर देन 10 ईयर्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन रहता है बच्चों एज से रिलेटेड वाला। इक्वल लगा दो, x + 3, 2y + 6 + 10, 2y को उधर ले आइए, तो x - 2y, 6 और 10, 16 में से 3 माइनस करो 13। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगा के एक्स वाई हम निकाल लेंगे। तो मैं देख रहा हूं दोनों में एक्स एक्स सेम है, साइन भी सेम है, तो फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखो x - 3y = 3, सेकेंड लिखो x - 2y = 13। तो बच्चों इधर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल आउट, माइनस का y -10, और बच्चों y का वैल्यू आ गया 10, यानी बेटे की एज आ गई 10 ईयर्स, और y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो x - 3y = 3, तो 30 को उधर ले जाइए, तो ये आ गया 33 ईयर्स। तो प्यारे बच्चों पिताजी की एज आ गई 33 ईयर्स और बेटे की एज आ गई 10 ईयर्स। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या बोला गया है, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड इन 10 आवर्स, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ध्यान से समझना बच्चों, देखो ये कह रहा है एक बोट 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है 10 आवर्स में, एंड एक मिनट बेटा थोड़ा इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी कोई गड़बड़ है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक मिस हो गया बच्चों इसमें, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है बच्चों कितने में, 10 घंटे में। फिर वो कह रहा है आगे इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डिटरमाइन द स्पीड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, स्पीड लेट कर ली बोट की और स्ट्रीम की। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो बेटा कि अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड होती है उसमें से बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाती है, और डाउन स्ट्रीम में बेटा बोट की स्पीड दोनों की प्लस हो जाती है। अब बहुत ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन यहां लिख सकते हो बेटा, और उसने क्या बोला है कि देखो कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में बच्चों, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 30 अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम की स्पीड लेना बेटा, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेना। समझ में आ रहा है? और टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों, 10 आवर्स। इक्वेशन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में एक फायदा ये और है बेटा कि यहां पर इस तरीके का जो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से, वो भी क्लियर हो जाएगा। यानी इस एक वर्ड प्रॉब्लम में वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही, और साथ में ऐसा क्वेश्चन भी अलग से सॉल्व करवा लेता है बच्चों वो। तो देखो अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है वो, 13 आवर्स में
40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और टोटल टाइम 13। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है। चलो मैं बताता हूँ बेटा, जब एक्स वाई का टर्म डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको अपनी तरफ से लेट कर लेंगे। 1/x माइनस वाई को मैं यू लेट कर लेता हूँ और 1/x प्लस वाई को मैं वी लेट कर लेता हूँ। इतनी बात समझ में आती है बच्चों। अब इसके बाद मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 30u, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, प्लस 44v इक्वल में कितना बेटा 10। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो, ऐसे यहां पर पुट करो 40u प्लस 55b इक्वल में कितना प्यारे बच्चों 13। क्लियर है इतना। अब हम u और v की वैल्यू निकालेंगे इनको सॉल्व करके, तो किसी एक को सेम करते हैं। चलो मैं u को सेम कर लेता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन 3rd और इसको दे देता हूं बच्चों 4। तो मैं u को सेम करूंगा तो 30 और 40 का एलसीएम 120। तो बच्चों इसे 120 करने के लिए इक्वेशन 3rd में 4 का मल्टीप्लाई और इसे 120 करने के लिए 4 में बच्चों 3 का मल्टीप्लाई। दोनों पॉजिटिव है तो माइनस कर दो। 4 का करो 120u और 4 का इसमें करोगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 और बच्चों ये आ गया 40। मैंने 4 का इंटू कर दिया। अब 3 का करो 120u और 3 का इसमें बच्चों 3 5 जा 15 और 1 16 इक्वल में 39। माइनस करो तो साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये कैंसिल आउट। इधर कितना बचा, 6 में से 5 माइनस करो 1 और इधर भाई 7 में 6, ये भी 1, 11v और इधर 1। v का वैल्यू आ गया बच्चों 1/11 और v हमने किसकी जगह लेट किया था वो भी चेक कर लो। v हमने लेट किया था 1/x माइनस वाई। तो यहां पर मैं इसको पुट कर दूंगा प्यारे बच्चों, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तो ये आ गया। इसका नाम हो गया इक्वेशन नंबर 5। कौन सी इक्वेशन, 5th इक्वेशन। अब इसके बाद v की वैल्यू आ गई, मैं v का वैल्यू पुट कर दूंगा या तो 3rd में या फिर 4th में। चलो मैं 3rd में पुट कर देता हूं बच्चों। तो इसको मैं इधर की तरफ सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फ्रॉम 3rd, कौन सी इक्वेशन बच्चों, 3rd इक्वेशन से। तो 3rd इक्वेशन कौन सी है भाई, ये वाली। तो 30u प्लस 44v और v का वैल्यू कितना है हमारे पास, चेक करो 1/11 इज इक्वल टू कितना बच्चों 10। 11 से 4 टाइम्स तो 30u प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 6 आ गया और 30u आ गया बच्चों 6। तो u का वैल्यू आ गया 6 से 5 टाइम्स 1/5। अब प्यारे बच्चों ये देखो तुमने u किसकी जगह लेट किया था, ध्यान से समझना बच्चों। तो अभी मैं इसको आगे बताता हूं बच्चों। तो मैंने यहां पर वैल्यू गलत लिख दी थी, तो यहां प्लस है और ये आ गया x प्लस वाई का वैल्यू 11 और बच्चों 1/x माइनस वाई u का वैल्यू था तो u का वैल्यू पुट कर दिया, ये आ गई। तो 2 इक्वेशन और बन गई। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, दोनों में y सेम है, प्लस माइनस है। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन 5 और 6 को प्लस कर दीजिए। तो 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 और 6। भाई ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं है बच्चों वीडियो के अंदर, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। तो बच्चों सारी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो y से y कैंसिल 16, तो x का वैल्यू 8 आ गया, बोट की स्पीड आ गई और x का वैल्यू तुम फर्स्ट में पुट कर दो तो y का वैल्यू 3। तो प्यारे बच्चों बोट की स्पीड आ गई 8 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक बात और क्लियर कर देता हूं तुम्हें, अगर तुम्हें और ऐसे वर्ड प्रॉब्लम लगाने हैं तो बच्चों एग्जाम के लिए वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के एनसीईआरटी से सफिशिएंट है, किसी और से मत लगाना, ये मैं कह रहा हूं बच्चों। तो मैंने यहां समझा दिया, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम लगाना चाहते हो तो ओनली एनसीईआरटी से लगा के जाना, अलग से मत लगाना। नेक्स्ट मैंने अभी तुम्हें यहां पर शुरुआत से जो चैप्टर से वो सारी कवर करवाए हैं इसमें। नेक्स्ट बात करूं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों इसकी हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, क्लास 10 2023-2024। सीधे प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और क्लास 10 2023-24 में जाना बच्चों। ये सारी चैप्टर मैंने उसमें कर रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं बच्चों। तो ये सारे टॉपिक वहां से जरूर करें क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा नंबर का एग्जाम में आता है। और प्यारे बच्चों एक बात और, एमसीक्यूज
जो 20 एमसीक्यूज एग्जाम में आने वाले हैं इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। एक भी एमसीक्यूज बाहर नहीं जाने देगा तुम्हारा भाई, वो सारे एमसीक्यूज देख के जाना बच्चों बहुत ध्यान से। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चंस ट्रायंगल के क्वेश्चंस की। ध्यान, ट्रायंगल से ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूं क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर, तुम्हें डायग्राम ऑलरेडी दिया जाएगा बेटा। ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है CD के, और बच्चों उसने क्या किया है, AD और BC पर 2 पॉइंट ले रखे हैं, उनको इस तरीके से मिलाया है कि EF पैरेलल है किसके बच्चों, AB के। ये लाइन इसके पैरेलल है, और तो तुम जानते हो ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी बच्चों। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ट्रायंगल से बच्चों। तो देखो सबसे पहले लिखना है गिवन। गिवन क्या है मुझे, एक ट्रेपेजियम और इसमें ये लाइन AB पैरेलल है CD की और EF पैरेलल है AB के। टू प्रूव, ये साफ साफ लिखा है, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। कंस्ट्रक्शन किया है मैंने, AC को ज्वाइन कर दिया है जो EF को G पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले मैंने ट्रायंगल लिया ACD, EG पैरेलल है CD के, फिर मैंने लगा दी BPT बेस्ड प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो AE अपॉन ED इक्वल होगा AG अपॉन GC के। इक्वेशन फर्स्ट बेटा, एक ट्रायंगल और बन रहा है इसी तरीके से, मैं इधर कर रहा हूं। इन ट्रायंगल बहुत ध्यान से देखना, ABC देख गया बच्चों, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC ट्रायंगल में GF पैरेलल ले लो AB के, GF पैरेलल है बच्चों AB के। तो सेम फिर से बाई BPT बेस्ड प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या हो रहा है भाई, तो इसमें तुम लिख सकते हो बेटा BF अपॉन FC, और देखो यहां से भी देख सकते हो क्या प्रूव करवा रहा है, वही लिखो। तो BF अपॉन FC, पहले इसको लिखो AG अपॉन GC इक्वल है BF अपॉन FC के। अब देखो बच्चों, मैं इसको आगे पीछे भी लिख सकता हूं ऐसे, BF अपॉन FC इक्वल होगा AG अपॉन GC के, लिख सकता हूं बच्चों। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट देखो सेकंड देखो, दोनों में RHS सेम है, तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो प्यारे बच्चों मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा सा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो RHS सेम है तो LHS भी सेम होगी। तो AE अपॉन ED इक्वल होगा BF अपॉन FC के। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों ये ट्रायंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों ट्रायंगल से। ट्रायंगल से क्वेश्चन है, AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ABC और PQR ट्रायंगल की ये दोनों मीडियन है। तो बच्चों हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों मैंने थोड़े समय की बचत करने के लिए पहले से सॉल्व कर रखा है, तो मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करता हूं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। तो देखो सबसे पहले गिवन मैंने डायग्राम बना दी बेटा, ABC और PQR, AD और PM इसकी क्या है, मीडियन है। तो सबसे पहले बच्चों गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्रायंगल PQR के, और AD और PM क्या है, इनकी मीडियंस है। उसके बाद मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चों प्रूफ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो गिवन है उसको लिखा, फिर उसके बाद सभी बच्चे जानते हैं बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये आपस में कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होती है, प्रोपोर्शनल होती है, इनकी साइड का रेशियो। तो AB अपॉन ऐसे लिखना होता है बेटा, देखो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। आ गया होगा समझ में। उसके बाद बच्चों मैंने क्या लिखा, जो इसमें गिवन है कि देखो AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा, तो मैंने लिखा D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि AD मीडियन है BC पर बच्चों। तो देखो, तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो BC है मैं BD का डबल लिख सकता हूं, CD का भी लिख सकता हूं, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल इस वाली ट्रायंगल को नोटिस कर रहा हूं, इसको और इसको बच्चों। तो मैंने BD का डबल लिख लिया बच्चों, तो BC होगा BD का डबल, ऐसी सेम QR होगा QM का डबल। तो देखो मैंने ये लिखा है बेटा, QR है QM का डबल। तो मैंने ये दोनों वैल्यू BC और QR की जगह इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो AB अपॉन PQ बराबर आ गया BD अपॉन QR के। तो मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों मुझे रिलेशन इससे दिखाना है AD और PM से। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल ABD और PQM ले लिया, ABD और PQM ले लिया बच्चों। उसके बाद एंगल B इक्वल है एंगल Q के। क्यों, क्योंकि ये किसके पार्ट से बेटा, सिमिलर ट्रायंगल के, दोनों ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है तो ये एंगल इक्वल होंगे ही होंगे। तो मैंने लिख दिया बेटा बाई CPST। और उसके बाद AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के, जो कि हमें गिवन है बेटा। तो देखो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, BC का हाफ कर दिया तो BD ले लिया, और QR का हाफ कर दिया QM ले लिया। चेक करो हो गया। अब किससे बच्चों, बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
किससे रूल? बाई SAS, रूल ऑफ सिमिलैरिटी, रूल ऑफ सिमिलैरिटी बच्चों। तो कौन कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल PQM के। और जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बाई CPST हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन में PQ इक्वल होगा किसके बच्चों? BD अपॉन में QM। लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है AD अपॉन PM की। चेक कर लो। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यही हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो बहुत इजीली प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले जो दोनों ट्रायंगल है उनको सिमिलर लिखो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दो, फिर ये इसका मिड पॉइंट है तो डबल लिख दो बेटा, वहां वैल्यू रख दो तो ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ट्रायंगल से थेल्स थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किए बिना एग्जाम में ट्रायंगल से मत जाना बच्चों। तो मैं वही तुम्हें प्रूव करवा रहा हूं, बिल्कुल आसान मेथड बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। लाइन लिखी आएगी, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। बच्चों एक लाइन ड्रॉ की जाती है एक साइड के पैरेलल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, और देखो दो अलग अलग साइड को वो काट रही है। तो इसके बाद हमें क्या करना है? तो देन प्रूव करके दिखाओ कि उनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, सेम रेशियो होगा। तो बच्चों सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है और BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है DE। तो सबसे पहले बेटा गिवन अ ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल है BC के। तो उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, मुझे जो प्रूव करना है वो मैंने लिख दिया। अब कंस्ट्रक्शन में तुम्हें ध्यान रखना होगा बच्चों, क्या? ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं बेटा। तो मैंने ये परपेंडिकुलर EL और इसको मैंने नाम दे दिया M। तो बच्चों मैंने क्या किया? ड्रॉ EL परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AC। मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए बेटा। उसके बाद एक काम और करना होगा, मैं जॉइन CD एंड BE, ये और ज्वाइन करना होगा मैं। क्लियर है बच्चों? चलो भाई अब हम करेंगे प्रूफ, और प्रूफ बहुत आसान है बेटा। देखो बस इनको देखते जाना, आराम से प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, ऊपर AD आ रहा है तो सबसे पहले मैं लूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस पता है क्या लेने वाला हूं मैं? AD, क्योंकि मैं हाइट ले रहा हूं EL बच्चों। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। इक्वेशन फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखना। अब नीचे क्या आ रहा है? DB कहां है बच्चों? ये रहा। ये किस में आ रहा है? ट्रायंगल DBE में। देखो आ रहा है ना समझ में? अब मैं लिखूंगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो सेम 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार बेस लेना है मुझे DB और मैं हाइट लूंगा EL। बस यही बच्चे फंस जाते हैं, वो कहते हैं भैया ये हाइट तो ट्रायंगल के बाहर है, आपने क्यों ले ली? मेरे प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हाइट हमेशा साइड को इंक्रीज करके डाली जाती है। तो इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। देखो शेप देखो बेटा इसकी, तो इसकी हाइट जो है साइड को इंक्रीज करके डाली जाएगी। बहुत से बच्चे इसको रट लेते हैं, उनको रीजन नहीं पता होता, तुम्हें मैंने रीजन बता दिया बच्चों। तो देखो इक्वेशन नंबर सेकंड, अब तुम देख रहे हो AD ऊपर है DB नीचे है, मतलब डिवाइड हो रहा है। तो इसको देखते हुए मैं दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देता हूं। देखो रटना नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, इसको देख के ही तुम आराम से प्रूव कर सकते हो बेटा। तो डिवाइड दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इज इक्वल टू, इसे लिखोगे 1/2 AD इंटू EL अपॉन 1/2 DB इंटू EL। EL से EL कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो बच्चों कितना आ गया? AD अपॉन DB। इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन तो बनती चली जाती है लेकिन ये बहुत आसान है बच्चों। तो अब देखो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं। अब ये तो ले आया मैं LHS की तरफ का, अब मैं जाऊंगा RHS को फोकस करूंगा बेटा। तो AE किस में आ रहा है? फिर से ADE में ही आ रहा है। तो अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AD 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बार बेस में लूंगा AE को, तो बच्चों हाइट लूंगा मैं DM। इक्वेशन नंबर 4 है ना? यस। अब अपॉन में कितना है? EC ये रहा बच्चों। तो अब लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो 1/2 बेस हो जाएगा बच्चों हमारा EC,
और मैंने अभी बताया था रीजन हाइट का, तो हाइट हो जाएगी dm। इक्वेशन नंबर 5, अब फिर से भाई इक्वेशन 4 में डिवाइड दे दो 5 का, तो यहां लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल में बच्चों हाफ AE इंटू DM डिवाइडेड बाई हाफ EC इंटू DM से DM कैंसिल, ये कैंसिल। और बच्चों मैं आगे का पार्ट इधर लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल में आ गया बच्चों AE अपॉन में EC। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी बच्चों? 6। अब देखो तुम कहोगे भैया दोनों तो मैच कर रहे हैं, ये और ये, तो आप इक्वल रख दो, पर दिक्कत क्या है, इसकी LHS देखो और इसकी LHS देखो, ये तो सेम है लेकिन BDE और ECD सेम नहीं है। तुम्हें अब बताता हूं एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है यहां पर बच्चों, तो वही तुम्हें लाइन ध्यान से समझनी है प्यारे बच्चों। वो लाइन कौन सी है? देखो ट्रायंगल DBE और ट्रायंगल ECD, कहाँ है DBE? ये रहा बेटा, और ECD दोनों ट्रायंगल ये लाइन पैरेलल है उसके बीच में बनी है और सेम बेस पे बनी है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल ECD आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो ये समझ में आ गया बच्चों। तो अगर वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने होते हैं, तो देखो बेस कौन सा है दोनों में बेस है बच्चों कौन सा? ED। तो देखो दोनों ही ED बेस पे बनी है और सेम पैरेलल में बनी है DE और BC में, तो फिर इसकी वजह से ये एक थ्योरम होती है बेटा, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के। तो हमने साबित कर दिया बेटा कि ये दोनों दिख केवल अलग अलग रहे हैं लेकिन उनका एरिया आपस में सेम है। इसको नाम दे दो बेटा 7 इक्वेशन। तो किस किस से? फ्रॉम 3rd 6 एंड 7, तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो मैं बच्चों साइड में लिख रहा हूं फ्रॉम 3rd 6 एंड 7 बच्चों, एंड 7। तो कौन कौन सी साइड बेटा? तो देखो AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। तो यही तुम्हें प्रूव करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल से ये थ्योरम है, तो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गई होगी पूरी थ्योरम। नोट कर, सर्कल से ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जरा देखो कितनी बार एग्जाम में ये थ्योरम आई हुई है। उससे पहले लेकिन मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता ही बनता है सर्कल से, वो लिख रखा है बच्चों, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों, पर मैंने उसको सॉल्व नहीं कराया है क्योंकि प्यारे बच्चों मैंने पहले ही बता चुका हूं, मैंने जो प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है क्लास 10th के लिए, उसमें ये क्वेश्चन मैंने अलग से सॉल्व कर रखा है स्पेशली 10 मिनट्स का, जिसमें पूरी बात समझा रखी है। तो सीधे उस प्लेलिस्ट में जाना है बच्चों। 2023 और 24 वाली में तुम्हें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आ जाओ बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि थ्योरम होती है इसकी। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। बेटा ये कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ किसी भी सर्कल के जो डायमीटर होता है उसके एंड पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। सबसे पहले गिवन 2 टेंजेंट्स PQ एंड LM आर ड्रॉन एट एंड्स ऑफ AB। क्लियर है बच्चों? उसके बाद मुझे प्रूव करना है PQ पैरेलल है LM के। इतना समझ में आ गया। अब प्रूफ, हर बच्चा इस लाइन को अच्छी तरह से जानता है। सिंस टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ टू अ सर्कल, मतलब टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो ड्रॉ होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस के। तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूं देयरफॉर OA परपेंडिकुलर होगा PQ पर और OB परपेंडिकुलर होगा ML पर। तो प्यारे बच्चों ये एंगल 90 होगा और ये भी एंगल 90 होगा। हालांकि ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, बट हमारा काम इन्हीं दो एंगल से हो रहा है। तो मैंने वही लिख रखा है, देखो एंगल BAQ इज इक्वल टू एंगल ABL। तो दोनों इक्वल है, ईच इज इक्वल टू 90। अब सभी बच्चे जानते हैं ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है, और जब अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों लाइन कैसी होती है? पैरेलल। तो बस लिख दिया बच्चों, रीजन भी लिख देना है जैसे मैंने लिखा है, ये दोनों एंगल अल्टरनेट है। तो बहुत ईजी है और ये थ्योरम काफी बार एग्जाम में आई है, थ्योरम जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। Prove that the lengths of tangents drawn from an external point
टू अ सर्कल आर इक्वल। बच्चों तो मैंने एक सर्कल बनाया, दो टेंजेंट बना ली एक्सटर्नल पॉइंट से। अब सबसे पहले गिवन एपी एंड पीवी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल ओ आर। ओ आर मतलब ओ सेंटर है और रेडियस इसकी आर है। बच्चों मुझे प्रूव करना है पी ए इक्वल में पी बी। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किस किस को ज्वाइन कर दो बेटा, सेंटर है इसका, ओ ए को ज्वाइन कर दो, ओ बी को ज्वाइन कर दो और ओ पी को ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया बच्चों। अब देखो यहां लिख दो ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ पी। क्लियर है बच्चों। अब देखो प्रूफ करते हैं बेटा। तो प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड इन ट्राइंगल ओ बी पी। बहुत ध्यान से समझना बच्चों। तो ओ ए पी भाई सब लोग जानते हैं कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो एंगल कौन सा बच्चों, ओ ए पी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ बी पी के। ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ओ ए दिस एंड दिस आपस में इक्वल होगी क्योंकि दोनों रेडियस है। और बच्चों ओ पी इज इक्वल टू पी ओ, कॉमन। क्या बच्चों, कॉमन। अब प्यारी बच्चों किससे, बाई देखो ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपो, तो बाई आर एच एस रूल, बाई आर एच एस रूल। ट्रायंगल कौन कौन से बेटा, ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी पी के। समझ में आ रहा है बच्चों। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो पी ए इक्वल होगा पी बी के बाई सी पी सी टी। तो अच्छी तरह से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैं एक बात बता देता हूं तुम लोगों में, इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैंने बता रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो वहां से उन चैप्टर्स को क्लियर कर सकते हो। और जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें कराए वो सब के सब इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बच्चों, सर्कल के क्वेश्चन तुम और लगाना चाहते हो तो ध्यान रखना, तुम इसकी क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक से लगाओगी तो सीधे सीधे वहां से कुछ क्वेश्चन और मिल जाएंगे। मैंने बताया मोस्टली जो पेपर है वो एनसीईआरटी में से ही आ रहा है इस तरीके के टॉपिक बच्चों। बाकी के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, जाके तुम प्रिपरेशन कर सकते हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रही बात एमसीक्यूज की, 20 के 20 एमसीक्यूज हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है बच्चों। खुद भी करो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो। भाई इस वीडियो को दबा के शेयर कर देना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नंबर है तुम्हारे बच्चों। तो अच्छी तरह से रिवीजन करते रहो और पेपर में एक भी क्वेश्चन बच्चों, जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें आ रहे हैं पहले उनको करो। सबसे पहले एमसीक्यूज करना, एमसीक्यूज के बाद सीधे सीधे आगे जाना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको लगाने लग जाते हैं, हालांकि वो आते हैं उन्हें, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है वो टाइम को ज्यादा वेस्ट कर देते हैं और इस चक्कर में बच्चों ज्यादातर बच्चों के एमसीक्यूज छूट जाते हैं। तो प्यारे बच्चों पहले एमसीक्यूज करना, वो बहुत कम समय में हो जाते हैं। और जो एमसीक्यूज तुम्हें आ रहा है उसको तुम रफ में सॉल्व करके अपनी उसमें नोटबुक में आंसर लिखना है, केवल वो सॉल्व भी नहीं करने होते प्यारे बच्चों, इसलिए वहां से नंबर पक्के होते हैं। और जो थोड़ा बहुत डाउट हो तो उसे थोड़ी देर के लिए सर्कल कर लो, जिससे कि मैं उसको बाद में करूंगा। तो जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं पहले एमसीक्यूज करो, उसके बाद जो जो तुम्हें आते जा रहे हैं उन सबको करते जाओ। और जो थोड़ा डाउट है तो उन्हें थोड़ा बाद के लिए रखो बेटा, क्योंकि उनको तुम तभी सोचोगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उनको बाद के लिए रखो जिसमें थोड़ा थोड़ा डाउट है बच्चों। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है प्यारे बच्चों। एक भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम का छोड़ना मत। उनमें थोड़ा बहुत अगर जैसे तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या है क्वेश्चन में, अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो उसको सॉल्व कर दो। डोंट लीव एनी क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम बेटा। तो ध्यान रखना इस बात को। इस फॉर्मेट से क्वेश्चन पेपर करोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देन बेस्ट ऑफ लक एवरी स्टूडेंट्स बच्चों।